गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन इंडिया, राइट? सो लेट गेट स्टार्ट विद द सेशन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन इंडिया, राइट? सो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन इंडिया 1980। मतलब यह है, ये केस आपका फाइनल होता है 1980 में, और इसी के साथ जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट के बीच संघर्ष चल रहा था 1951 से, चाहे वो शंकरी प्रसाद वर्सेस रहा हो, चाहे वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रहा हो, चाहे वो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका रहा हो, इन तमाम केसेस को अगर हम देखें तो इन सब केसेस में क्या रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच एक वार चलता रहा है, और पार्लियामेंट ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को डाउन करने की, और सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी दबाव के बार बार जो है सरकार को अर्थात पार्लियामेंट को समझाने का प्रयास किया कि माना कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं। पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कहता रहा कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, अधिकार है, लेकिन वो अधिकार असीमित नहीं, मीन्स वो अधिकार सीमित है। ठीक है, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अमेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई अमेंडिंग पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे को टच करे या मूलभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ करे। लेकिन पार्लियामेंट कहाँ मानने वाली थी? वो तो बार बार सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता, ये दूसरी अमेंडमेंट ले आते, ये फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता, फिर फैसला सुनाता, पार्लियामेंट फिर एक नया अमेंडमेंट ले आते, और बार बार ये, बल्कि अगर देखा जाए तो अगर हम एक तरफ ये कहें कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ आपकी जो है यूनियन गवर्नमेंट है, जिसमें आईजी इन द सेंस इंदिरा गांधी, ये बड़ी जो है एम्बिशियस थी, एक तरह से एम्बिशियस इन द सेंस इनको हमेशा ये लगता रहा कि हम कैसे किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट को जो है सुप्रीम पावर बना दें। सुप्रीम कोर्ट का जो है जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, वो बार बार कम। इवन देन जो केशवानंदा भारती का केस जब 1973 में क्लियर होता है, किसका? केशवानंदा भारती, स्वामी केशवानंदा भारती का केस कब क्लियर होता है? 1973 में। तो इसके क्लियरेंस के बाद तो मैडम जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट ले आई कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? और 42nd जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये आर्टिकल 368 में भी इसके भी प्रोविजन में कुछ चेंजेस ले आए, और वो चेंजेस ये लाए कि इसमें जो है सेक्शन 4 और सेक्शन 55 किसका? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेक्शन 4 एंड 55, इसमें इन्होंने दो बातें ऐड कि यदि पार्लियामेंट किसी कानून को बनाती है, पार्लियामेंट
यदि कोई कानून बनाती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। यदि पार्लियामेंट कानून बनाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो वो नॉन जुडिशियबल होगा। नॉन जुडिशियबल मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या भारत के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर कहा, इसमें क्या कहते हैं, मिनर्वा मिल्स केस में, कि आपको पहले भी केशवानंदा भारती केस में बताया जा चुका था कि आपके पास शक्तियां हैं लेकिन आप संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ ना करें। और केशवानंदा भारती के केस से ही, केशवानंदा भारती केस से ही संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन्स को इंसर्ट किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया गया था और भी बहुत सारी चीजें हुई थी इसमें। तो इन्होंने कहा कि भाई अब ये बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन क्या है, ये हम आपको टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करते रहेंगे। अब यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन की जब बात आई, संविधान का मूलभूत ढांचा आखिर है क्या, तो चूंकि इन्होंने कहा कि हमने आपको केशवानंदा भारती केस में बताया था कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं, आपके पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन आप संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मूलभूत ढांचे को बदलने का प्रयास ना करें। अब यहां पर मूलभूत ढांचा आपने यही बदल दिया। अंडर आर्टिकल 368 में एक नया प्रोविजन लेकर आए और ये जो है 42nd जो अमेंडमेंट लाए हैं आप 1976 में, कौन सा अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में आपने जो ये प्रोविजन ले आए इस सेक्शन 4(5) में कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कोई भी कानून बनाए उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेन ना करे, अर्थात जो कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, पारित कर दिया है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, अर्थात नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को इंटरवेन करते हुए एक्सप्लेन किया कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू करना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए अभी आप सिटीजन्स के राइट्स के वायलेटिव काम कर रहे हैं। सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए क्या बना है, फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं। तो अभी तो आप सोशल गवर्नमेंट के नाम पर, एक समाजवादी सरकार के नाम पर, किसकी, समाजवादी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, राइट, सरकारें जो भी अमेंडमेंट ला रही थी वो किसके अकॉर्डिंग ला रही थी, समाजवादी अवधारणा को आगे रखते हुए बोले कि आप सोशल गवर्नमेंट के नाम पर, एक समाजवादी सरकार के नाम पर, अभी तो आप सिटीजन्स के राइट्स के अगेंस्ट हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी राइट्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के राइट्स के अगेंस्ट कैसे, क्योंकि किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, जो पार्लियामेंट बनाती है, उसका जुडिशियल रिव्यू करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात सरकार को जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? मतलब जो कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करता है, जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, वो किसके अकॉर्डिंग करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सुप्रीम कोर्ट का। अब बार बार जो है ये क्या कर रहे थे इंदिरा गांधी मैडम, ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। इवन देन सुप्रीम कोर्ट को भी कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। इवन ये चाहती थी कि पार्लियामेंट सुपीरियर। तो यहां पर मिनर्वा मिल केस में, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको क्लियर कर दिया है कि न्यायपालिका बड़ी नहीं है, पार्लियामेंट बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है, संविधान सर्वोपरि है। अगर आप इस तरीके से संविधान में अमेंडिंग करेंगे या अमेंडमेंट लाएंगे तो एक दिन तो ये संविधान ही खत्म हो जाएगा, एक नया संविधान लॉन्च हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज थी, मतलब एक वार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो है पार्लियामेंट के बीच
चल रहा था। अब हम बात करते हैं मूल केस में आते हैं, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इनफैक्ट हुआ क्या था, 1971 में इस मिनर्वा मिल्स कंपनी को यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। कब, 1971 में। और किस लॉ के अधीन कर लिया था, किस कानून के तहत इन्होंने इसको जो है अपने अधीन कर लिया था या टेक ओवर कर लिया था? वो था दरअसल उस समय बैंकों के नेशनलाइजेशन का दौर चल रहा था। जो बैंकें हैं, बीमा कंपनियां हैं, इनको जो है नेशनलाइज किया जा रहा था। और नेशनलाइज करने की इनकी एक पॉलिसी थी। वो पॉलिसी ये थी कि जो भी बैंक लॉस में चल रही हैं, किस में चल रही हूं, लॉस में, घाटे में चल रही हैं, उन कंपनियों को सरकार क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी और उसे जो है नेशनलाइज कर देगी। इज दैट क्लियर? तो इसी क्रम में इन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी पर भी एक एक्ट पारित किया था। और ये टेक्सटाइल कंपनी पर एक्ट पारित हुआ था 1974 में, राइट? और इस कंपनी को जो है इन्होंने टेक ओवर कर लिया था 1971 में। और ये कहते हुए टेक ओवर कर लिया कि भाई आपकी कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी का एक ऑडिट करवा दिया, कंपनी लॉस में चल रही थी, तो इन्होंने कहा भाई आपकी कंपनी जो है किस में चल रही है, लॉस में चल रही है, इसलिए आपकी कंपनी को जो है क्या किया जाता है, नेशनलाइज किया जाता है। अर्थात अब ये कंपनी यूनियन गवर्नमेंट के अधीन है। अब ये केस जो है 1971 में जो है कहां पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच जाता है। ये कंपनी आज भी जिंदा है, मिनर्वा मिल्स कंपनी आज भी चल रही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, फाउंडर्स कौन थे, इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया है, गूगल पर जाकर के आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगी, राइट? वैसे उसकी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए अमेंडिंग क्या थे, इश्यूज क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो दलील थी वो क्या थी। तो इनफैक्ट 1971 में ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लाइट में आता है और ये कहा जाता है कंपनी के बिहाफ पे कि यूनियन गवर्नमेंट जो संघ सरकार है अर्थात भारत सरकार है, जिसको केंद्र सरकार भी कहते हैं, ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर। इज दैट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर वही चीजों को देखा, इस रेट को पढ़ा ढंग से कि भाई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन कहाँ कहाँ पे है। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लास सेकंड का वायलेशन है, जिसमें कि ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गवर्नमेंट अर्थात पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट इन द सेंस पार्लियामेंट, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव होंगे। इज दैट क्लियर? ये बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझिए कि यूनियन गवर्नमेंट इन द सेंस पार्लियामेंट, जब कभी संघ सरकार की बात आती है तो संघ सरकार अर्थात संसद से है, तो संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है इस अनुच्छेद के तहत जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो, राइट? और कहा कि यदि कोई ऐसा कानून है भी, राइट, तो जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अर्थात जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे वो सारे लॉज जो है क्या हो जाएंगे, नल एंड वाइड अर्थात इनवैलिड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? मींस इसमें वो कानून भी आ जाते हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन थे और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी तो कानून था। अगर ऐसा कोई भी कानून है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है, वो इनवैलिड होगा। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी यदि ऐसा कोई संसद कानून बनाती है तो जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव होंगे वो भी जो है क्या हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे, अर्थात इनवैलिड हो जाएंगे। तो यहां पर आर्टिकल 13 क्लास 2 का वायलेशन है।
सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, इसका भी जो है हमें अधिकार है, और एज वेल ऑन चॉइस, अपने चॉइस का व्यापार करने का भी हमें अधिकार है। तो ये हमारा व्यापार है, हमारी कंपनी है, माना कि आज थोड़ा सा लॉस में चल रही है तो कभी प्रॉफिट में भी चलेगी। तो इस तरीके से कंपनी, तो कोई भी कंपनी बना के खड़ा करेगा, उसने कंपनी को 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक पहुंचाया, लेकिन इन बिटवीन कोई क्राइसिस आती है, और क्राइसिस में अगर कंपनी थोड़ी सी भी लॉस में चलेगी तो सरकार गिद्ध की तरह नजरें गड़ा के रखेगी और उसकी 100 करोड़ की कंपनी छीन लेगी गवर्नमेंट। तो बोले कि एक तो हमारे आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सेकेंड थिंग, आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मीन्स सम्मान के साथ जीने का हमें अधिकार जो हमें देता है, हमारे आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। भी आज हम कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, कल हमारी कंपनी जब सरकार टेक ओवर कर लेगी, अभी हम स्वयं के मालिक हैं, निजी कंपनी का मालिक हूं मैं, निजी कंपनी का डायरेक्टर हूं, कल मैं गवर्नमेंट के अधीन काम करूंगा। तो ये हमारी तमाम चीजों का जो है क्या है, वायलेशन है अर्थात। और दूसरी चीज, यहां पर जो पेटिशनर की जो दलील थी, ये पेटिशनर की दलील में एक चीज ये भी शामिल थी कि सरकार के पास, संसद के पास पावर तो है, शक्तियां तो है कि वो पूरे संविधान को संशोधित कर दे, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती है, मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। और मूलभूत ढांचा ये है कि सरकार ने अर्थात संसद ने सुप्रीम कोर्ट से उसका जुडिशियल रिव्यू करने का राइट भी छीन लिया था। इज दैट क्लियर? तो इन तमाम बिंदुओं पर डिबेट करते हुए कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को ही एक बार फिर से जो है आगाह किया कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के राइट्स में भी इंटरवेन कर रहे हैं, अर्थात पार्लियामेंट अपनी सीमाओं में रहे। इसी इंटरप्रिटेशन के साथ ये कोर्ट, ये जो है केस डिस्पोज्ड ऑफ होता है, अर्थात मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मिनर्वा मिल्स कंपनी की जो है क्या होती है, एक तरह से जीत होती है, इनके पक्ष में आता है। और इसी के साथ ये जो है टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।